जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है हम लोग सिंटैक्स पढ़ रहे हैं और आज अगेन हम लोग सिंटैक्स को ही देखने वाले हैं। देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो भी एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यदि वाक्य का सब्जेक्ट इनडेफिनिट प्रोनाउन हो, मतलब अगर कोई एक इंग्लिश का वाक्य हो और उस इंग्लिश के वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन हो, अनिश्चित सर्वनाम हो, एक सब्जेक्ट के रूप में उस इंग्लिश सेंटेंस में प्रयोग हुआ हो, तो अब जो भी इनडेफिनिट प्रोनाउन होगा वो कौन कौन सा होगा वो देख लेते हैं। यदि किसी अंग्रेजी के वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन हो, जैसे कि एवरीबडी, समबडी, nobody, anybody, someone, no one, everyone, anyone, everything, something, nothing, anything, either, neither, ये सब क्या है फ्रेंड्स? ये सब है एक इनडेफिनिट प्रोनाउन। और जब कभी इन प्रोनाउंस का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट किसी इंग्लिश के सेंटेंस में होता है तो इनके बाद जो वर्ब प्रयोग होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। इन सारे प्रोनाउंस, इन सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। अर्थात ये सारे शब्द जो हैं एज ए सब्जेक्ट अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस में प्रयोग होते हैं तो इनके बाद जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अर्थात ये सारे जो इनडेफिनिट प्रोनाउन हैं, ये सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन जो हैं एक सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे एवरीबडी। अब यहां पर इस सेंटेंस में एवरीबडी एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, तो एवरीबडी नोज, और आपको पता है नोज यहां पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हमेशा सिंगुलर होता है। अब यहां पर सिंगुलर वर्ब इसलिए प्रयोग हुआ है क्योंकि यहां पर एवरीबडी एज सब्जेक्ट सिंगुलर के रूप में प्रयोग हुआ है। तो यहां पर एवरीबडी नोज दैट मैन इज मॉर्टल, ये आपका एक करेक्ट सेंटेंस माना जाएगा। आइदर ऑफ द वर्ड्स, अब यहां पर ये वर्ड्स जो है आपका एक प्लूरल नाउन है, बट यहां पर आइदर से वाक्य शुरू हुआ है तो यहां पर इसीलिए लीड्स वर्ड आया है, एक लीड्स वर्ब का प्रयोग हुआ है जो कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है और फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो एक सिंगुलर होता है। क्योंकि यहाँ पर आइदर है तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये एक सेंटेंस भी आपका करेक्ट माना जाएगा। आइदर ऑफ द वर्ड्स लीड्स टू द स्टेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नाइदर ऑफ द बॉयज हैज कम। यहां पर नाइदर से वाक्य शुरू हुआ है, यहां पर बॉयज प्लूरल नाउन है, बावजूद उसके यहां पर वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा क्योंकि यहां वाक्य की शुरुआत नाइदर से हुआ है, इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब होगा। तो नाइदर ऑफ द बॉयज हैज कम हियर। नथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। यहां पर नथिंग एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है और आप जानते हैं नथिंग एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है और सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए यहां पर नथिंग के बाद सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग हुआ है, इसलिए नथिंग इज इम्पॉसिबल एक करेक्ट सेंटेंस माना जाएगा। एवरीवन नोज गांधी जी, एवरीवन एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए नोज भी यहां पर सिंगुलर वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यह सेंटेंस भी आपका एकदम करेक्ट है। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। देख लेते हैं फ्रेंड्स सेकेंड पॉइंट को। सेकेंड पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, मेनी और मेनी के बाद ए या एन का प्रयोग अगर होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन, या फिर मोर देन वन, अगर ये दोनों शब्द मेनी के बाद ए या एन और दूसरा मोर देन वन, अगर ये दोनों शब्द जो हैं किसी इंग्लिश सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट प्रयोग होते हैं तो इन दोनों सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब प्रयोग होगा वो सिंगुलर होगा। अर्थात मेनी के बाद ए या एन या फिर दूसरा मोर देन वन, इन दोनों के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब देख लेते हैं उदाहरण, मेनी, अब मेनी के बाद ए मैन,
ए मैन वॉज किल्ड। अब यहाँ पर वॉज, ये वॉज जो है इस मेनी के बाद आए हुए ए मैन के हिसाब से यहाँ पर वॉज लगा है। नेक्स्ट है मोर देन वन बॉय वॉज किल्ड। यहाँ पर मोर देन वन से वाक्य की शुरुआत हो रही है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स दोनों पॉइंट्स आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है, बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा जा रहा है? नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं, ए नंबर ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हीप्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए पार्ट ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, ए प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, इन सारे इंडिफिनिट प्रोनाउन के बाद आने वाला जो नाउन होगा उसके अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होगा। मतलब फ्रेंड्स ये जितने शब्द आप देख रहे हैं ये सारे शब्द जो होते हैं एक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होते हैं और साथ में एक इंडिफिनिट नंबर के रूप में प्रयोग होते हैं। मतलब इनको हम एक तरह से इंडिफिनिट नंबर कह सकते हैं। और इन शब्दों का प्रयोग अगर किसी वाक्य के शुरुआत में हो रहा है तो इनके बाद तो ऑफ तो आएगा ही आएगा, और ऑफ के बाद एक नाउन आएगा। उस नाउन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके बाद आने वाली जो क्रिया हो, वर्ब हो, वो कैसा होगा। मतलब कि ऑफ के बाद जो नाउन होगा अगर वो सिंगुलर होगा तो उसके बाद जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। अगर ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा तो उसके बाद आने वाली जो क्रिया होगी, वर्ब होगा, वो भी प्लूरल होगा। कुछ उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा। देख लेते हैं कुछ उदाहरण को। जैसे ए नंबर ऑफ बॉयज, अब यहां पर ए नंबर ऑफ, इसके बाद एक नाउन आया। अब इसी नाउन के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहां पर जो क्रिया है वो कैसी लगेगी। अब अगर नाउन यहां पर प्लूरल तो यहां पर क्रिया भी प्लूरल, अगर यहां पर नाउन सिंगुलर तो यहां पर वर्ब भी सिंगुलर। यहां पर ऑफ के बाद बॉयज जो कि एक प्लूरल नाउन के रूप में होता है और इसके तुरंत बाद यहां पर इसलिए आर का प्रयोग हुआ क्योंकि आर भी एक प्लूरल वर्ब होता है। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, इसलिए ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। ए क्वार्टर ऑफ इट इज गुड, ए क्वार्टर ऑफ इट इज गुड। अब इसके बाद यहां पर इट आया है जो कि एक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है, नाउन हो या तो प्रोनाउन हो। अब यहां पर ये इट जो है सिंगुलर है और इसी वजह से यहां पर इज का प्रयोग हुआ है क्योंकि इज भी एक यहां पर सिंगुलर वर्ब है। तो ए क्वार्टर ऑफ इट इज गुड, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। ए क्वार्टर ऑफ देम, अब यहां पर देम आ गया। देम एक प्लूरल प्रोनाउन है और इस वजह से यहां पर आर आया है क्योंकि इस प्लूरल प्रोनाउन के ऊपर डिपेंड करता है यहां पर क्रिया कैसी होगी। मतलब इस ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा यहां पर क्रिया किस प्रकार की होगी। तो देम यहां पर प्लूरल है इसलिए आर लगेगा। ये सेंटेंस भी आपका एकदम करेक्ट है। अब फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट्स मैंने यहां पर नहीं मेंशन किया है, बट मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये पॉइंट्स क्या है। 2/3 ऑफ, फ्रेंड्स मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप जानते हैं 2/3 को लिखा कैसे जाएगा? 2/3, 4/3, मतलब कि आप जो मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं 2/3 या 2/4, 2/5, जैसे 2/4 लिखा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा, 2/5 तो ऐसे लिखा जाएगा। मतलब जो फ्रैक्शन में लिखा जाता है उस चीज़ को जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो कुछ इस तरीके से बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर कोई एक फ्रैक्शन से कोई एक सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसके बाद ऑफ आएगा और ऑफ के बाद एक नाउन आएगा और नाउन के ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ पर क्रिया कैसी लगेगी। तो वही सेम प्रोसेस जो इसमें है वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। तो 2/3 ऑफ द साइट
इज लवली। यहां पर साइट एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहां पर वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। नेक्स्ट है हाफ ऑफ, इट इज गुड। यहां पर हाफ ऑफ के बाद इट आया, इसलिए ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है, क्योंकि इट के बाद इज भी आया है, इट भी सिंगुलर, इज भी सिंगुलर है। नेक्स्ट है ए पार्ट ऑफ मैंगोज आर रोटेन। यहां पर ए पार्ट ऑफ के बाद मैंगोज आया है, प्यूरल नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां पर वर्ब भी प्यूरल लगेगा। ए पार्ट ऑफ मैंगोज आर रोटेन। नेक्स्ट है लॉट्स ऑफ मैन हैज कम। यहां पर लॉट्स ऑफ मैन, ये मैन यहां पर सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां पर वर्ब भी सिंगुलर लगा है, तो ये करेक्ट सेंटेंस माना जाएगा। ए प्लेंटी ऑफ मैन, प्लेंटी ऑफ के बाद मेन आया, बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए वर्ब भी यहां पर प्यूरल होगा। तो ए प्लेंटी ऑफ मैन आर कवर्ड्स, ये करेक्ट सेंटेंस आपका माना जाएगा। फ्रेंड्स, ये वाला भी पॉइंट मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया है, तो इसके बारे में भी मैं आप सबको बताना चाहूंगा। अगर अबाउट आए और अबाउट के बाद कोई एक डिजिट आए, अगेन उसके बाद परसेंट वर्ड आए, तो उसके बाद ऑफ आता है और ऑफ के बाद एक नाउन आता है, नाउन के ऊपर ही डिपेंड करेगा यहां पर वर्ब कैसा लगेगा। आगे मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, अगर शुरू में किसी इंग्लिश सेंटेंस के शुरुआत में अबाउट आए, अबाउट के बाद कोई एक डिजिट आए, डिजिट के बाद परसेंट वर्ड आए, परसेंट वर्ड के बाद ऑफ शब्द आए, तो ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें क्रिया कैसी लगेगी। अगर वो प्यूरल है तो यहां पर क्रिया भी प्यूरल होगी, अगर वो सिंगुलर है तो यहां क्रिया भी सिंगुलर होगी। तो यहां पर वोट्स है, प्यूरल है, इसलिए यहां पर हैव लग रहा है, प्यूरल वर्ब लग रहा है। तो अबाउट 30% ऑफ वोट्स हैव बीन पोल्ड। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूं जितने भी पॉइंट्स आप लोगों ने आज अभी तक देखे हैं वो अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट में कहा क्या जा रहा है देख लेते हैं। यदि वाक्य में भिन्न भिन्न पर्सन एक वचन में आए तो सबसे पहले सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन तथा अंत में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करते हैं या लिखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, देख लेते हैं। यदि कोई एक इंग्लिश का वाक्य हो और उस इंग्लिश के वाक्य में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों पर्सन का अगर एक ही इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो, और वो तीनों पर्सन जो है एक वचन का होना चाहिए। अगर कोई एक इंग्लिश का वाक्य हो और उस इंग्लिश के वाक्य में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन तीनों पर्सन का सब्जेक्ट एक ही इंग्लिश के सेंटेंस में प्रयोग होता है और साथ में तीनों एक वचन के हों, तो उन तीनों पर्सन को लिखने का तरीका क्या है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सेकेंड पर्सन को लिखना है, अगेन आपको थर्ड पर्सन को लिखना है और अंत में आपको फर्स्ट पर्सन को लिखना है। मतलब आपको ये याद करना पड़ेगा 2 3 1। 2 3 1 मतलब ये एक आप फार्मूला कह सकते हैं, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, 2 3 1, 2 3 1। अगर ये तीनों पर्सन एक ही सेंटेंस में प्रयोग होते हैं और साथ में सिंगुलर है, कैसा होना चाहिए, सिंगुलर अगर हो तो सिंगुलर में सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन को लिखेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन को लिखेंगे और फिर लास्ट में, अंत में फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे समझ में अच्छे से आएगा। जैसे यू, ही एंड आई। अगर तीनों पर्सन है तो दो पर्सन के बाद एंड लगाना होगा, अगर दो पर्सन है तो दोनों पर्सन के बीच में एंड लगाना होगा। ये चीज आप नोट करके रखिएगा। यू, ही एंड आई,
वर प्लेइंग इन द फील्ड। फ्रेंड्स, जो आपका सेकेंड पर्सन यू होता है, आपको पता होना चाहिए यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में प्रयोग होता है। तो अगर दो सब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में दो प्रोनाउन वाले पर्सन वाले सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यू भी आपका क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। तो यहां पर यू, ही एंड आई वर प्लेइंग इन द फील्ड। अब यहां पर यू आपका सेकेंड पर्सन, ही आपका थर्ड पर्सन एंड आई आपका फर्स्ट पर्सन है। तो 2, 3, 1 इस फार्मूला पर ये सेंटेंस जो है अप्लाई हो रहा है, मतलब कि मैच हो रहा है। तो इस प्रकार ये सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट है। यू, ही एंड आई वर प्लेइंग इन द फील्ड। फ्रेंड्स, दूसरी चीज जो वर्ब प्रयोग होगा वो वर्ब जो है प्लूरल होगा, क्योंकि संख्या एक से अधिक है तो वर्ब भी उसमें प्लूरल ही होगा। नेक्स्ट है यू एंड आई। अब दो ही पर्सन है और दोनों सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है। तो सबसे पहले सेकेंड को, उसके बाद जो बचेगा उसको लिखना होगा। तो यहां पर सेकेंड मतलब टू एंड फर्स्ट, टू एंड फर्स्ट। यू एंड आई आर गोइंग टू स्कूल। इसमें क्या है, ही एंड आई। अब इसमें सेकेंड पर्सन नहीं आया है, तो सेकेंड पर्सन नहीं आया, हमें इसी सीक्वेंस को याद करना है। अगर 2, 3, 1 मतलब तीनों है तो 2, 3, 1 में रखा जाएगा। अगर 2 और 3 है तो 2 और 3 को रखना पड़ेगा। अगर 3 नहीं है, 2 और 1 है तो 2 पहले फिर बाद में 1 को रखना होगा। अगर 2 नहीं है, 3 और 1 है तो सबसे पहले 3 को और उसके बाद फिर 1 को रखना होगा। तो तीनों उदाहरण एक एक करके सेम इन तीनों में वही चीज किया गया है। पहले तीनों रखा गया है, सेकेंड, सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट। उसके बाद फिर इसमें जो है थर्ड वाला नहीं दिया गया है, सेकेंड एंड 1 दिया गया है। उसके बाद थर्ड वाले सेंटेंस में आप देख रहे हैं सेकेंड वाला पर्सन नहीं दिया गया है, थर्ड वाला और फर्स्ट वाला दिया गया है। तो इस प्रकार तीनों सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स पॉइंट्स को। यदि सभी पर्सन बहुवचन हो तो अब कंडीशन क्या है, अभी तक तीनों पर्सन एक वचन में होता है तो 2, 3, 1 के सीक्वेंस में हम सेंटेंस में उतारते हैं। लेकिन अगर सभी पर्सन बहुवचन में हो तो सबसे पहले आप फर्स्ट पर्सन को लिखो, उसके बाद सेकेंड पर्सन को लिखो, अगेन आपको लास्ट में अंत में थर्ड पर्सन को लिखना पड़ेगा। मतलब इस सीक्वेंस में 1, 2, 3, 1, 2, 3 मतलब एक सही सीक्वेंस में। अगर ये आपका प्लूरल के लिए काम करेगा, प्लूरल के लिए ये वाला सीक्वेंस चलेगा, और तीनों सिंगुलर हैं तो ये वाला सीक्वेंस चलेगा। 1, 2, 3 आपका प्लूरल में रहेगा, मतलब तीनों सब्जेक्ट अगर प्लूरल में है, तीनों पर्सन प्लूरल में है तो सबसे पहले आप फर्स्ट पर्सन को लिखो, उसके बाद सेकेंड को लिखना है, अगेन आपको लास्ट में थर्ड को लिखना है। उदाहरण देख लेते हैं फ्रेंड्स, समझ में आएगा। वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन है। और सबसे मजे की बात यह है कि तीनों जो है प्लूरल में है, मतलब कि सिंगुलर एक भी नहीं है। यहाँ पर यूं आपका दोनों रूपों में प्रयोग होता है। अब यहाँ पर बी और दे अगर बहुवचन है तो यूं भी आपका बहुवचन ही होगा। तो 1, 2 एंड 3 एक सही सीक्वेंस में है, 1, 2, 3 के सीक्वेंस में है, प्लूरल के लिए काम करता है। तो वी, यू एंड दे आर गोइंग टू पिकनिक, ये करेक्ट सेंटेंस माना जाएगा। यू एंड दे। अब सपोज फ्रेंड्स तीनों पर्सन ना आकर के 1, 2 आ जाए तो 1 और 2 को लिखना होगा। 2 ना आए, 1 और 3 आए तो 1 पहले फिर 3 लिखना पड़ेगा। 1 ना आए, 2 और 3 आए तो 2 को पहले और फिर अंत में 3 को लिखना होगा। तो कुछ इस तरीके से यहां पर होगा, यू एंड दे मस्ट हेल्प वन अनदर। सेकेंड आया है, थर्ड आया है तो सेकेंड को पहले, थर्ड को बाद में रखना होगा, ये करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। फर्स्ट पर्सन आया है, सेकेंड पर्सन आया है तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को रखना होगा, अगेन आपको सेकेंड पर्सन को रखना होगा। वी एंड यू मस्ट प्ले देयर। तो इस प्रकार आपका ये पॉइंट्स भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। सो फ्रेंड्स, यहीं तक
आज हम लोग पढ़ेंगे और अगली क्लास फिर सिंटैक्स की ही होगी, क्योंकि सिंटैक्स में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं जिनको हम एक एक करके देखने वाले हैं। और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।